नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ी अपडेट आ चुके हैं, तो बने रहे इस वीडियो एकदम लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। दोस्तों, डीए की न्यूज को जानने से पहले स्कूल खोलने को लेकर सरकार से नए नियमों के तहत खोलने को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है, तो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, अब खुलेंगे स्कूल, 6 चरणों में होगी पढ़ाई, लागू होगा ऑड इवन नियम। जी हां, जल्द ही स्कूल वापस खुलेंगे। इसको लेकर एनसीईआरटी ने गाइडलाइंस जारी की है। कोरोना वायरस के बीच स्कूलों को दोबारा खोलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। एनसीईआरटी ने अपनी गाइडलाइन का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया। इसके तहत बताया गया है कि स्कूल खुलने पर पढ़ाई का सिलसिला किस तरह शुरू होगा और बच्चों, पेरेंट्स व टीचर्स के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। इन 6 चरणों में शुरू होगी पढ़ाई। जी हां, पहले चरण में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू की जाएगी। इसके बाद 1 हफ्ते बाद 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू होगी। तीसरे चरण में 2 हफ्ते बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होगी। इसके 3 हफ्ते बाद तीसरी से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होने लगेगी। 5वां चरण पहली और दूसरी कक्षाओं की शुरुआत होगा। 6ठे चरण में 5 हफ्ते बाद अभिभावक की मंजूरी के साथ नर्सरी व केजी की कक्षाएं शुरू होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन के स्कूल ग्रीन जोन बनने तक बंद ही रहेंगे। अपनाए जाएंगे उपाय। जी हां, क्लास में स्टूडेंट के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। एक कमरे में 30 या 35 बच्चे होंगे। क्लासरूम के दरवाजे, खिड़कियां खुली रहेंगी। एसी नहीं चलाई जा सकेंगे। बच्चे ऑड इवन के आधार पर बुलाए जाएंगे, लेकिन होम असाइनमेंट प्रतिदिन होगा। बच्चे सीट न बदले, इसके लिए डेस्क पर नाम लिखा होगा। रोज वहीं बैठना होगा। कक्षा शुरू होने के बाद हर 15 दिन में बच्चे की प्रोग्रेस को लेकर पेरेंट्स से बात करनी होगी। कमरे रोजाना सैनिटाइज हो, यह सुनिश्चित करना प्रबंधक का काम होगा। मॉर्निंग असेंबली और एनुअल फंक्शन जैसा कोई आयोजन नहीं होगा। स्कूल में प्रवेश से पहले छात्रों और स्टाफ की स्क्रीनिंग होगी। स्कूल के बाहर खाने पीने के स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे। बच्चों के लिए कॉपी, पेन, पेंसिल या खाना शेयर करने की मनाही होगी। बच्चों को अपना पानी साथ लाना होगा। हर बच्चे के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखने पर बच्चे के पेरेंट्स को सूचित किया जाएगा। ये बातें भी रखनी होगी ध्यान में। जी हाँ, चिकित्सा, सुरक्षा या सफाई संबंधी कामों से जुड़े पेरेंट्स को इसकी सूचना पहले ही स्कूल को देनी होगी। अभिभावकों को शिक्षकों से मिलने की अनुमति होगी जो फोन पर संपर्क करने की स्थिति में नहीं होंगे। पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट को लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। जहां तक हॉस्टल की बात है, तो वहां भी 6 फीट की दूरी पर बेड लगाने होंगे। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी न देने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जी हां, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को 54 दिन का वेतन देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्मचारी और नियोक्ता कंपनी आपस में समझौते से मामला सुलझाए। इसमें राज्य का श्रम विभाग मदद करेंगे। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इस बीच पूरा वेतन न देने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एमएसएमई सहित कई कंपनियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है, जिसमें लॉकडाउन के 54 दिनों की अवधि के दौरान कर्मचारियों को पूर्ण वेतन और भुगतान करने के गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस भूषण ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमने कंपनियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इस पर पहले का आदेश जारी रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जुलाई के अंतिम सप्ताह में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी और कंपनियों के बीच सुलह के लिए बातचीत का जिम्मा राज्य सरकार के श्रम विभागों को दिया जाता है। इससे पहले 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने वेतन भुगतान पर गृह मंत्रालय की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बेंच पर सुनवाई करते हुए देखा कि कंपनी और कर्मचारियों के बीच सुलह का कोई रास्ता निकाला जा सकता है, जिससे 54 दिनों की सैलरी दी जा सके। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाले शीर्ष अदालत की एक पीठ, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल और एम.आर. शाह शामिल हैं, इस याचिका पर सुनवाई की। पिछली सुनवाई में फैसला रखा था सुरक्षित। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल सैलरी देने वाली कंपनियों की दलील है कि वो 29 मार्च से 17 मई के बीच के 54 दिनों की पूरी सैलरी देने की हालत में नहीं है। उनकी दलील थी कि सरकार को ऐसे मुश्किल हालात में उद्योगों की मदद करनी चाहिए। इस केस की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय कौल और एम.आर. शाह की बेंच कर रहे हैं।
अगली बड़ी खबर, सरकार ने दिया झटका, कर्मचारियों की इंक्रीमेंट पर रोक, नहीं होगी नई भर्तियां। जी हां, कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण कर्मचारियों की निजी कंपनियों ने या तो अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी है या फिर सैलरी में कटौती कर दी है। कमोवेश यही हालात सरकारी कर्मचारियों का भी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। वही उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों इंक्रीमेंट के साथ साथ नई भर्तियों पर भी अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा है उसके कारण सरकार खर्चों में कटौती कर रहे हैं। नए रोजगार पैकेज चलाया जा रहा है, इससे सरकारी कर्मचारियों को लगा है झटका। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने राज्य का सरकारी कर्मचारी झटका देते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में किसी भी पद पर सैलरी इंक्रीमेंट पर रोक लगा दी है। यानी इस साल उत्तराखंड सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा नहीं देगी। इतना ही नहीं, सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में नई भर्तियों पर भी रोक लगा दी है। यानी इस साल उत्तराखंड सरकार नए पदों पर नौकरी नहीं देगी। हालांकि सरकार ने अपने आदेश से चिकित्सा विभाग और पुलिस को बाहर रखा है। कोरोना संकट के कारण के लिया है यह फैसला। जी हां, सरकार ने कोरोना संकट के कारण पैदा हुए वित्तीय संकट से उबरने के लिए फैसला लिया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस वित्तीय वर्ष में किसी भी विभाग में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने चिकित्सा और पुलिस विभाग को छोड़कर बाकी सभी विभागों में नई भर्तियों पर रोक लगा दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में प्रदेश सरकार के सर्वकारी विभागों का कंप्यूटरीकरण किया गया है, जिसके कारण विभागों में कार्यभार की कमी आई है। ऐसे में सरकारी विभागों को आदेश दिया गया है कि वो विभाग में अनुपयोगी पदों को चिन्हित कर समाप्त करें और उन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को विभागों में समायोजित करें। शिक्षकों का हो सकता है समायोजन। जी हाँ, सरकार के आदेश के मुताबिक सरकारी प्राथमिक स्कूलों में छात्रों शिक्षकों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन दूसरे विभागों में किया जाएगा। सरकार के पूर्व मुख्य सचिव I.K. पांडे समिति ने सरकारी खर्चों में कटौती की सिफारिश की है। मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, प्रभारी सचिव और विभागों के प्रमुख को दिशा निर्देश जारी कर उन्हें विभागों के खर्चों को कम करने की सलाह दी है। सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वो नए वाहनों की खरीद नहीं करें, नए दफ्तरों में नए फर्नीचर खरीद जाए। सरकारी कर्मचारी विदेशी दौरे भी बंद रहेंगे। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखने का 15 जून तक चलेगा अभियान। जी हां, रेलवे कर्मियों को रोके गए 18 महीने के महंगा भत्ता की मांग को लेकर रेल कर्मियों और पेंशन भोगी कर्मचारी पीएम को पोस्ट कार्ड भेज रहे। 1 जून से अभी तक 88 ने से लगभग 1000 रेलकर्मी पीएम को पोस्ट कार्ड लिख चुके हैं। NFIR के आह्वान पर यह अभियान 15 जून तक चलेगा। इटारसी के पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संघ ने गुरुवार को स्टेशन पर ड्राइवर लॉबी के सामने पोस्ट कार्ड भेजने का अभियान चलाया। संघ की इंजीनियरिंग शाखा के कोषाध्यक्ष अशोक दुबे के अनुसार रेल कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक महंगा भत्ता कोरोना के लॉकडाउन के कारण रोक दिया गया है। इसी के कारण रेलकर्मी पीएम को पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं। यह आदेश केवल रेल कर्मियों पर नहीं अपितु सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू हुआ है। इसके कारण कर्मचारियों को वेतन का 4% महंगा भत्ता नहीं दिया जा रहा है। जैसे 18,000 रुपये तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी 720 रुपये और 65,000 रुपये वेतन पाने वाले अधिकारी के 2,420 रुपये कट रहे हैं। अगले साल जुलाई तक हर महीने इस राशि में इजाफा होते जाएगा। संघ मंडल के सचिव RK यादव ने बताया कि रेल कर्मी 18 महीने का महंगा भत्ता रोकने के विरोध में हैं। अगली बड़ी खबर, क्या वाकई में 5 लाख कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाली है सरकार? जानिए इसका सच। जी हां, कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाह चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि केंद्र सरकार 5 लाख कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है। क्या है वायरल? सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही जिसका शीर्षक है 5 लाख कर्मचारियों को बाहर करने की तैयारी। इस खबर में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 5 लाख केंद्रीय कर्मचारी नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है। ये मैसेज व्हाट्सएप और फेसबुक पर काफी शेयर भी किया जा रहा है। क्या है इसका सच? वायरल खबर झूठी है। भारत सरकार की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने वायरल दावे का खंडन किया है। PIB फैक्ट चेक ने ट्विटर हैंडल से लिखा गया, यह आर्टिकल निराधार है और गलत है। भड़काने वाले ऐसी खबरों से सावधान रहे। आगे बताया कि यह फेक न्यूज है। सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। अगली बड़ी खबर, सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ता फ्रीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 15 जून के बाद DA फ्रीज केस पर सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर, 65 लाख पेंशनर्स को मिली राहत। 3,65,000 CSC के जरिए जमा कर सकेंगे दस्तावेज। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने 65 लाख पेंशनर्स को राहत प्रदान की है। ये पेंशनर अब देश में मौजूद 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कर पाएंगे। श्रम मंत्रालय ने बताया कि कर्मचारी पेंशन योजना EPS के तहत आने वाले पेंशनर्स को कोविड-19 महामारी के दौरान घर तक सर्विस प्रदान करने के लिए EPFO ने CSC के साथ साझेदारी की है।
अब पेंशनर CSC के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। EPS पेंशन भोगियों को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र EPFO के पास जमा कराना होता है। अगर यह प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया गया तो पेंशन धारक को मृत समझकर अगले साल जनवरी से उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। अब पेंशन धारक अपने घर से पास स्थित कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ही जीवन प्रमाण पत्र बना सकेंगे। कॉमन सर्विस सेंटर के अलावा देश भर में EPFO के 125 रीजनल सेंटर है। इसके अलावा 117 जिलों में जिला स्तर के ऑफिस हैं, इसमें भी ये काम हो सकता है। इसके अलावा जिस बैंक से पेंशन मिलती है वहाँ भी जीवन प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। जीवन प्रमाण पत्र 1 साल के लिए वैध माना जाता है। इसे पेंशनर साल में कभी भी जमा करा सकता है। पहले यह नियम था कि लाइफ सर्टिफिकेट को नवंबर में जमा करवाना होता था। पेंशनर कभी भी साल में डिजिटल प्रमाण पत्र दे सकते हैं। तो ये थी आज की आपके लिए बिग न्यूज़। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।